जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका दर्शनाई क्लासरूम में। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की सीरीज का एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों आप अपनी कॉपियां निकाल लीजिए, मस्त टेबल चेयर पे फैल के बैठिए, अपने इस चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए, इससे पहले जो आपने पढ़ा था इस वाली सीरीज के अंदर वो पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। और अभी हम पढ़ रहे हैं उससे नेक्स्ट, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। करंट इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा नाम क्या है आपके पास? इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो आप करंट एक्सिटी को एक नया नाम भी बोल सकते हैं, या तो करंट एक्सिटी बोलिए या फिर आप इलेक्ट्रोडायनामिक्स बोल दीजिए। डायनामिक्स, क्लियर। यानी इसका मतलब समझ सकते हैं क्या? इलेक्ट्रो टर्म तो रिलेटेड आ गया चार्ज से, और डायनामिक्स आ गया मतलब जो मूव कर रहा हो, जो मूव कर रहा हो। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक बात करता था किससे? जब चार्ज रेस्ट पे हो। इलेक्ट्रोडायनामिक्स किससे बात करता है? इलेक्ट्रोडायनामिक्स उससे बात करता है जब चार्ज मूव कर रहा हो। तो जब चार्ज मूव करेगा तो वो क्या क्या, मतलब वो करंट की तरह ट्रीट होता है, उस करंट से क्या क्या किया जा सकता है, इसके बारे में कुछ पार्ट हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। करंट के कुछ और इफेक्ट्स हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट, वो उसके लिए एक अदर चैप्टर है। पर यहाँ पे हम शुरुआत कर रहे हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स की। इसमें हम ये चेक कर रहे हैं अगर करंट आपके पास, सॉरी चार्ज अगर आपके पास मूव कर रहा है तो उससे क्या होता है, कुछ कुछ इफेक्ट्स हम इस वाले चैप्टर के अंदर देख लेंगे। तो देखिए, करंट आपके लिए नया नहीं है। अगर आप ऐसे देखें सर करंट नया है, तो करंट नया नहीं है। जैसे मान लीजिए आप किसी छठी सातवीं के बच्चे से पूछेंगे, 6-7 क्लास के बच्चे से पूछेंगे ईएम वेव क्या होता है, सेमी कंडक्टर क्या होता है, तो बच्चा डर जाएगा, सर ये क्या होता है, ये तो मैंने कभी नहीं सुना। पर आपसे पूछेंगे करंट क्या होता है, तो वो भी जानता है करंट क्या होता है। छोटा बच्चा भी आपके पास में आप पूछेंगे भाई साहब की करंट, तो वो समझ जाएगा, हाँ जिससे लाइट जलती है, अगर करंट होगा तो लाइट जलेगी, करंट नहीं होगा तो लाइट नहीं जलेगी। ये बेसिक बात वो भी जानता है। और मान लो कोई गांव का बुजुर्ग आदमी है जो कभी शहर आया है, जिससे कभी कुछ मॉडर्नाइजेशन देखा ही नहीं, वो भी जानता हो भाई साहब करंट इलेक्ट्रिसिटी नाम की कोई चीज है। तो करंट अपने आप में कॉमन है, पर ये क्या है, कैसे वर्क करता है, इसके बारे में लोग नहीं जानते हैं, पर इसके नाम के बारे में लोग जानते हैं। तो इसलिए इस चैप्टर में आपको मजा आने वाला है, बिकॉज इसमें जो आपने सुना होगा, जिसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया होगा, उसको उसका अपने आप पोस्टमार्टम करते हैं, एक एक चीज आप खोल के दिखा देंगे, भाई ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो आप थोड़ा ज्ञान देने लायक बन जाएं किसी को। मान लीजिए किसी को ज्ञान देना हो तो आप बन जाए। जैसे मान लीजिए ऐसा नहीं होता कि 10वीं क्लास में एक सवाल था आपके पास में कि आपने बटन दबाया, आपसे बल्ब कुछ 5 मीटर दूर था, पर बटन दबाते ही बल्ब जल गया, इसका मतलब करंट बहुत तेजी से फ्लो कर रहा है, पर चार्ज बहुत धीरे धीरे मूव कर रहा है। ऐसा नहीं था जिसे बच्चों को कंफ्यूज किया करते थे। तो ऐसी कई कई बातें आप यहाँ पे सीख जाएंगे, जिससे आप थोड़ा ज्ञान किसी को बांटना हो तो आप बांट सकते हैं। पर हमारा मोटिव ज्ञान बांटना नहीं है, हमारा मोटिव ये है कि आप सीख जाएं और अपनी जगह जहाँ पे आप जाना चाहते हैं वहाँ पे आप पहुँच जाएं। तो देखिए, करंट हमारी लाइफ में कॉमन है। जैसे कि मान लीजिए अभी आप जहाँ पे बैठे होंगे तो वहाँ पे लाइट जल रहा होगा, फैन चल रहा होगा, एसी कूलर कुछ तो चल रहा होगा, तो वो किसकी वजह से चल रहा है? करंट की वजह से चल रहा है। और अगर आप देख रहे हैं कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है मास्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहा है, तो ये आपकी आंखों तक सिग्नल पहुंच रहा है, आंखों से दिमाग में जो जा रहा है वो भी करंट के थ्रू जा रहा है, तो वहां पे भी करंट है। आपके लैपटॉप में, फोन के अंदर बैटरी है, बैटरी से स्क्रीन पे कुछ दिखाई दे रहा है, तो वो भी करंट के थ्रू दिखाई दे रहा है, फोन के अंदर भी करंट फ्लो कर रहा है। तो करंट बहुत सारी जगह है, बहुत सारी जगह। अगर मतलब करंट ना हो तो हमारा जीवन, अभी का जो जीवन है उसमें बहुत दिक्कत हो जाए। पुराने लोग बिना करंट काम करते थे, पर ये वाला करंट हमारे लिए, जो हम चार्ज के मूवमेंट की वजह वाला करंट है, ये हमारे जीवन का अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और हमारी बॉडी के अंदर भी भाई साहब करंट फ्लो करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कुछ गर्म चीज को छुआ, तो ये सेंसेशन आपके पास से पहुंचता है, भाई कोई गर्म चीज है, तो वो पहुंचने का जो प्रोसेस रहता है वो भी करंट है आपके पास में। तो करंट अपने आप में वाइड यूज है, मतलब ऐसा नहीं कि भाई सब सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी में इसका यूज है, वाइड यूज है। और डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ साइंटिस्ट हैं जो आपके पास में जो बॉडी से रिलेटेड भी साइंस पढ़ते हैं, उनको भी करंट वहां पे पढ़ना पड़ता है। तो आओ बच्चों, अब थोड़ा सा इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं, भाई करंट होता क्या है। हमें समझ में आ गया, कुछ कुछ आइडिया तो हमें लगा भाई सब करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम जब चार्ज मूव कर रहा होगा उसके बारे में पढ़ेंगे, स्टैटिक में हम रुके हुए के बारे में पढ़ रहे थे। अब आइए, करंट क्या होता है? करंट ये बोलता है कि अगर मान लीजिए कोई भी गिवन एरिया है, सुनना बेटा सही ढंग से मेरी बात को ना, अगर किसी भी एक गिवन एरिया से नेट चार्ज एक साइड से दूसरी साइड ट्रांसफर हो जाए, if net charge is transferring from one side to another of a given area, then we can say that the current is flowing through this given area. अगर किसी गिवन एरिया से एक साइड से दूसरे साइड में कुछ चार्ज, नेट चार्ज ट्रांसफर हो जाए, क्या चीज बोल रहा हूं? नेट चार्ज। यहां पे मान लीजिए कुछ आपके पास में NQ चार्ज था, ये NQ चार्ज यहां से यहां पे चला गया आपके पास में, तो आप बोलेंगे यहां पे करंट मूव किया, यहां पे करंट। तो क्या इंपॉर्टेंट है? इफ नेट चार्ज इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम one side to another side, of a given area, then we can say that current is passing through
करंट इज पासिंग थ्रू दैट एरिया। ये तो बच्चों अंग्रेजी लिखी है ना, अगर आप देसी भाषा में समझो सीधी सीधी बात ये है भाई साहब, कोई भी एक गिवन एरिया है, कोई भी एक गिवन एरिया है, अगर उसे नेट चार्ज ट्रांसफर हो रहा है एक साइड से दूसरे साइड में, अगर ऐसा हो रहा है तो वहां पे करंट है। ये गिवन एरिया था, अगर इसे नेट चार्ज ट्रांसफर हो रहा है आपके पास में तो वहां पे करंट है। मान लीजिए ऐसा हुआ सर 5 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे चले गए, 5 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे चले गए और 5 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे आ गए, 5 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे चले गए, 5 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे आ गए। तो आप बोले चार्ज का ट्रांसफर है, हाँ चार्ज का ट्रांसफर है। 5 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गए, 5 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गए, पर नेट चार्ज का ट्रांसफर नहीं है। और अगर नेट चार्ज का ट्रांसफर नहीं होगा ना बच्चों तो करंट आएगा नहीं। तो क्या चीज इंपॉर्टेंट है, नेट चार्ज टर्म इज इंपॉर्टेंट। अगर आपके नेट चार्ज का ट्रांसफर होगा तभी करंट आएगा, अगर नेट चार्ज का ट्रांसफर नहीं हुआ ना तो करंट आएगा नहीं। एक सिंपल बात बताता हूं, थोड़ी इंटरेस्टिंग भी है। देखिए जब आपके पास में एक मेटल वायर लीजिए, आप सिर्फ एक मेटल वायर लीजिए, मेटल वायर में अगर आप देखेंगे ना जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके पास मेटल वायर में। तो मान लीजिए कॉपर की आपने एक तार ली, कॉपर की एक वायर ली, उसमें अगर हम देखेंगे सिर्फ ओपन वायर ऐसे तार ले ऐसे, मैं पूछूं इसमें करंट है तो आप बोलेंगे जी करंट नहीं है, मैं करंट क्यों, से कुछ लगाया ही नहीं, ऐसे करंट आता तो बहुत बढ़िया होता, एक तार उठाया बल्ब से लगाया बल्ब जल रहा है, कुछ नहीं, कोई पैसा नहीं देना सरकार को, सब फ्री में। ऐसा नहीं है ना भाई, एक सीधी एक तार आप ले सिर्फ उसमें करंट नहीं है। मैं उसे पूछूं भाई साहब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है कि नहीं, तो आप क्या बोलेंगे, आप बोले करंट नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट नहीं है। ये गलत बात है, उस तार में करंट नहीं है पर उस तार में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। अच्छा सर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, कितनी स्पीड से मूव कर रहे हैं, 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड। और 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड, अरे बहुत, अरे 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड, आइडिया लग रहा है कितना तेज, इतनी स्पीड से धड़ 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 सब वो आपस में वो मूव कर रहे हैं आपके पास। मतलब जब आपके पास में आपके से ओपन वायर है तो उसमें भी जो चार्जेस हैं आपके पास में, उसमें भी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडम वेलोसिटी से मूव करते हैं। वो क्या करते हैं बच्चों, रैंडम वेलोसिटी से मूव करते हैं। पर रैंडम वेलोसिटी से मूव करते हैं, चार्ज भी किसी एक एरिया से ट्रांसफर हो रहा है, फिर भी करंट नहीं आता। क्यों? क्योंकि वहां पे रैंडम मोशन है, तो जितने इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे उतने इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएंगे। नेट जो चार्ज का ट्रांसफर है वो कितना है आपके पास, 0 है। तो इसका मतलब ये बात आप समझ लीजिएगा, सिर्फ चार्ज के ट्रांसफर से करंट नहीं आता, नेट चार्ज के ट्रांसफर से क्या आता है आपके पास में, करंट आता है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। मैं एक बार वापस आपको थोड़ा समझा देता हूं चीजों से। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहां पे बोलूं कि यहां से 5 प्रोटॉन यहां से यहां पे गए तो करंट आएगा, पर अगर मैं बोलूं सर 5 प्रोटॉन यहां से यहां भी गए और यहां से यहां भी गए तब आपके पास में करंट आएगा नहीं। पर अगर मैं बोलूं सर 5 इलेक्ट्रॉन गए और इधर से 5 प्रोटॉन आए तब आएगा क्या, हाँ सर तब आएगा, बिकॉज सबके नेट 0 नहीं है। 5 प्रोटॉन गए इधर से 5 इलेक्ट्रॉन है तो जस्ट डबल होगी ना वो सिचुएशन। मेरी बात समझ में आ रही है। यहां से 5 यहां पे गए, यहां से 5 प्रोटॉन यहां पे आया आपके पास में, जिसका मतलब ये हो गया ना, आप बोल सकते 10 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे गए नेट। या फिर आप इसका उल्टा बोल सकते हैं क्या कि सर 10 प्रोटॉन यहां से यहां पे गए। समझ में आ रही है? तो इसमें चार्ज है, इसमें आपके पास करंट फ्लो कर रहा है। अच्छा अगर आप बात करेंगे सर, अगर मान लीजिए वायर है आपके पास में, वायर एक वायर है आपके पास में और ये आपके पास में आइसोलेटेड वायर है, आइसोलेटेड वायर, इससे कोई बैटरी से जोड़ा गया नहीं है। तो अगर आप यहां पे कोई भी ऐसे एरिया से देखेंगे तो उसमें क्या इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, रैंडम फ्लो कर रहे हैं, सब इलेक्ट्रॉन से रैंडम फ्लो कर रहे हैं। कितनी स्पीड से फ्लो कर रहे हैं आपके पास, 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या करते हैं आपके पास ये फ्लो करते हैं। और जब यार इतनी हाई स्पीड से ये फ्लो करते हैं फिर भी करंट नहीं आता। क्यों नहीं आता? बिकॉज किसी गिवन एरिया से जितने इलेक्ट्रॉन यहां पे ट्रांसफर होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन इस तरफ ट्रांसफर हो जाते हैं। कुछ हवा लगी आपको, ठीक है। तो अब इसके बाद में हम बोर्ड साफ करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फिर उसके लास्ट में क्या होगा, मैं आपको बुकिश लैंग्वेज की आपको मैं स्लाइड दिखा दूंगा, वहां से आप उसका स्क्रीनशॉट लेके आप नोट करके अपने नोट छाप लीजिएगा। करंट के देसी भाषा में समझ में आया करंट क्या होता है। अगर किसी गिवन एरिया से नेट चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो करंट है, नेट चार्ज ट्रांसफर नहीं हो रहा तो करंट नहीं है। मेरी बात समझ में आ गई, नेट चार्ज वर्ड इज इंपॉर्टेंट। फिर मैंने ये बात की भाई अगर मुझे कोई एक नॉर्मल वायर है उसमें क्या चार्जेस रेस्ट पे रहते हैं, नहीं सर वो रैंडमली मूव करते हैं, फिर करंट क्यों नहीं आता। ये बात आप पूछ सकते हैं भाई अगर उसमें फ्रीली मूवमेंट है तो करंट क्यों नहीं आता। ये अपने आप में एक मतलब लॉजिकल सवाल है। तो हमने उसका जवाब क्या दिया कि सर वो मूव करते हैं पर रैंडमली मूव करते हैं। तो किसी भी गिवन एरिया से अगर आप चेक करेंगे, अगर एक सेकंड में 50 इलेक्ट्रॉन्स इधर गए और 50 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास में इधर आ गए तो आप बोलेंगे सर जी नेट ट्रांसफर कितना होगा, 0, तो करंट आपके पास नहीं है। ठीक है बच्चों, आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो
अभी आप कॉपी में कुछ छाप सकते हैं, मैं डेफिनेशन लिख के दिया आपको इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट डेफिनेशन आपको समझ में आ गया भाई साहब, एक पर यूनिट टाइम जो चार्ज आपके पास में ट्रांसफर हो रहा है। इससे पहले हमने ये देखा था कि भाई साहब अगर किसी गिवन एरिया से चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, नेट चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि सर जी वहां पे करंट होगा। अब सर जी करंट होगा कितना, उसकी वैल्यू कैसे निकालें, तो उसकी डेफिनेशन क्या है आपके पास, पर यूनिट टाइम जितना नेट चार्ज आपके पास में ट्रांसफर होगा वो क्या कहलाता है आपके पास में, करंट कहलाता है पर यूनिट टाइम। मान लीजिए कि ये गिवन एरिया था, इससे किसी 1 सेकंड के अंदर कुछ 5 कूलम चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। 1 सेकंड के अंदर कितना हो रहा है बच्चों, 5 कूलम चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। तो करंट कितना आएगा आपके पास, दैट इज 5 कूलम पर सेकंड, 5 कूलम पर सेकंड। मेरी बात समझ में आ रही है? तो 1 सेकंड में जितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा होगा दैट इज नेम्ड एज करंट। ये एवरेज करंट हुआ। पर अगर आप हमारे हर एक इंस्टेंट पे निकालना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे, dq बाई dt। आपको थोड़ा मैं समझाता हूं, आइए। सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिखिए, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज भी आप कर सकते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज थ्रू ए क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड करंट। किसी भी एक क्रॉस सेक्शन से एक पर यूनिट टाइम जो आपके पास में चार्ज ट्रांसफर हो रहा होगा दैट इज कॉल्ड एज करंट। अब मान लीजिए ये आपके पास में एक कोई क्रॉस सेक्शन है, क्लियर, ये आपके पास में क्रॉस सेक्शन है, इससे कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है बच्चों, dq चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। तो अगर आप बोलेंगे सर I कितना होगा, तो मैंने बोला dq चार्ज ट्रांसफर हुआ, कितने टाइम में हुआ, मान लीजिए कोई डेल्टा टी टाइम में हुआ, तो ये आपके पास में डेल्टा टी टाइम का आ जाएगा। मेरी बात सुनिए, पर यूनिट टाइम कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ वो क्या कहलाता है, आई। मान लीजिए डेल्टा क्यू चार्ज ट्रांसफर हुआ कितने टाइम में, इन टाइम डेल्टा टी, तो आप ये ऐसे लिख सकते हैं। अब ये वाला एक्सप्रेशन क्या है, ये एवरेज का एक्सप्रेशन है या इंस्टेंटेनियस का एक्सप्रेशन है? सर ये एवरेज का है, जब डेल्टा होता है आपके पास तब एवरेज आता है, अगर इंस्टेंटेनियस होता है dq बाई dt आता, तो ये टर्म क्या बनेगा आपके पास में, आई एवरेज। मेरी बात समझ में आ गई? तो आई एवरेज की डेफिनेशन क्या होगी आपके पास में, डेल्टा टी टाइम में अगर dq चार्ज ट्रांसफर हुआ तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी क्या कहलाएगा आपके पास में, आई एवरेज। अगर मैं बात करूं बच्चों आई इंस्टेंटेनियस, तो वो क्या बन जाएगा, आप टाइम इंटरवल को और छोटा कर देंगे तो ये डेल्टा टी की जगह क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा, और ऊपर क्या बन जाएगा, dq बन जाएगा। ये आपको इंस्टेंटेनियस करंट देगा। मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो आई एवरेज का फॉर्मूला है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। अगर किसी गिवन टाइम में आपके पास में डेल्टा क्यू चार्ज ट्रांसफर हुआ है तो आई एवरेज डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। और अगर आपको आई इंस्टेंटेनियस चाहिए तो आपको पता होना चाहिए हर एक इंस्टेंट पे जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है उसकी वैल्यू कैसी है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब थोड़ा और आगे देखते हैं यार। अगर आप बात करेंगे इसकी यूनिट की, यूनिट क्या है आपके पास में, यूनिट ऑफ करंट। मैंने बोला मुझे नहीं पता यूनिट ऑफ करंट, पर ये बात गलत है। दुनिया में आपको पता होगा, आपने नहीं पढ़ा फिर भी आपको पता होगा। 8वीं क्लास के बच्चे से पूछेगा तो वो भी आज का बता देता है। क्यों? क्योंकि सर जी वो जब चार्जर खरीदने जाता है फोन का या फिर किसी का, तो देखता है कितना एम्पियर है। ऐसा देखते हैं ना, कितना एम्पियर वर्ड आपने देखा है भी, जब भी आपको डिवाइस परचेज करते हैं उसके पीछे लिखा होता है भी इतना वोल्ट इतना एम्पियर। तो एम्पियर अपने आप में बहुत सारी जगह पे आपको दिखाई देता है प्रैक्टिकल लाइफ में, और वही एम्पियर आपके पास में क्या है, इस करंट की यूनिट है। तो यार यूनिट ऑफ करंट वैसे तो है कूलम पर सेकंड। क्या है नाम बच्चों इसका, कूलम पर सेकंड। पर ये वर्ड इतनी बार यूज हो रहा है तो लोगों ने इसका स्टैंडर्ड नाम दे रखा है, दैट इज कॉल्ड एज एम्पियर, जो कि एक साइंटिस्ट के नाम पे है। क्या है इसकी यूनिट आपके पास में, एम्पियर। तो यूनिट ऑफ करंट कितना आ गया बच्चों आपके पास में, एम्पियर आ गया। अच्छा, एक और कंफ्यूजन लोगों को रहता है, मैं आपको बताता हूं कि अगर मान लीजिए मैं बोलूं 10 इलेक्ट्रॉन चार्ज यहां से यहां पे ट्रांसफर हुआ तो नेट चार्ज कितना हुआ, 10 इलेक्ट्रॉन हुआ। पर अगर मैं बोलूं 10 प्रोटॉन भी यहां से यहां पे ट्रांसफर हुए, 10 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे ट्रांसफर हुए, 10 प्रोटॉन यहां से यहां पे ट्रांसफर हुए, तो आप मुझे बता सकते हैं क्यू नेट कितना आया, डेल्टा क्यू नेट कितना आया आपके पास इस वाले केस में। 10 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे गए, 10 प्रोटॉन यहां से यहां पे गए, तो आप मुझे बता सकते हैं। तो आप सोच के देखिए, अगर आपने 10 इलेक्ट्रॉन यहां पे भेजे तो इस वाले रीजन में कुछ नेगेटिव चार्ज आया, कितना, 10 इलेक्ट्रॉन के कॉरस्पॉन्डिंग। फिर 10 प्रोटॉन यहां से यहां पे भेज दिए, 10 प्रोटॉन और भेजे तो और नेगेटिव चार्ज बन गया, नहीं बना क्या आपके पास? आप ऐसे समझिए कि यहां पे इस वाले स्पेसिफिक, वैसे तो आपको चमक गया होगा आई होप कि इसका मतलब हुआ क्यू नेट दैट इज 20 इलेक्ट्रॉन की कॉरस्पॉन्डिंग, बिकॉज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज सेम है। अगर आपको चमक गया बहुत बढ़िया, नहीं चमका मैं थोड़ा समझा देता हूं। देखिए मान लीजिए यहां पे कुछ आपके पास में इनिशियली 100 प्रोटॉन थे और 100 इलेक्ट्रॉन थे इस वाले रीजन में, ऐसे मान लीजिए। तो अगर आपने यहां पे ऐसे इनिशियल कंडीशन ये थी आपके पास में, अब देखना नेट चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ, 10 इलेक्ट्रॉन दिए यहां पे तो कितना बन गया बच्चों, ये 110, और यहां से 10 प्रोटॉन उठा लिए तो ये कितना बन गया बच्चों आपके पास में, 90 बन गया। तो नेट चार्ज यहां पे कितना बचा आपके 20 इलेक्ट्रॉन के कॉरस्पॉन्डिंग। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जो नेट चार्ज ट्रांसफर हुआ बच्चों कितना हुआ आपके पास, 20 इलेक्ट्रॉन्स के कॉरस्पॉन्डिंग। कहां पे, यहां से यहां पे। अगर आप बता से यहां पे इस वाले रीजन का नाम ए मान लो, इसका नाम बी मान लो, तो अगर हम बोले 20 इलेक्ट्रॉन कहां से A to B,
पर अगर आप बात करेंगे बच्चों B2A तो यहाँ पे नेट चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो यहाँ पे जो डेल्टा क्यू आपके पास में आया, डेल्टा क्यू नेट, वो कितना बोल सकते हैं आप, 20 प्रोटॉन भी बोल सकते हैं। कहां से कहां पे, B2A। आई होप आपको चमक गई होगी बात। तो आप देखिए ए से बी जो आपने ट्रांसफर किया वो टोटल 20 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए, और अगर आप बी से बात करें तो आप 20 प्रोटॉन्स बोल सकते हैं। तो आपके पास क्यू नेट जो है वो या 20 इलेक्ट्रॉन बोलो या फिर 20 प्रोटॉन बोलो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। पर ऐसे नहीं बोलो 20 इलेक्ट्रॉन नहीं बोले, 20 प्रोटॉन नहीं बोले, नेट 40 हो गया या फिर नेट 0 हो गया, ऐसा नहीं है भाई। तो इसको आपने नहीं लिखते, आप कंफ्यूज हो जाएंगे बिना मतलब। हम ये बोल देते हैं ए बी को छोड़ देते हैं, हम ये बोलते हैं चार्ज ट्रांसफर जो है सिर्फ मैग्नीट्यूड देखते हैं, क्यू नेट कितना है आपके पास में 20 इलेक्ट्रॉन के कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है सर, थोड़ी थोड़ी हवा हमें लग रही है। इसकी यूनिट समझ में आ गई आपको, क्या यूनिट होती है इसकी, एम्पियर इसकी आपके पास यूनिट है। अच्छा, अभी मैं थोड़ी बात करता हूं आपके साथ में, यह चीज समझ लेना बच्चों, इसमें दिक्कत रहता है लोगों को, ये चीज समझ लीजिएगा। अगर दोनों चीजें ट्रांसफर हो रही हो आपके पास में, 10 अगर 10 प्रोटॉन यहां से यहां पे जा रहे हैं तो आप इसका उल्टा मान सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे जा रहे हैं, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 20 इलेक्ट्रॉन नेट ट्रांसफर हो गया आपके पास। अच्छा, अगर मैं बोलूं करंट के पास में मैग्नीट्यूड है, करंट के पास मैग्नीट्यूड है, हाँ है, इसका कुछ मतलब 2 एम्पियर 3 एम्पियर मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन है, हाँ डायरेक्शन भी है। कैसे डायरेक्शन, तो अभी आइए थोड़ा पहले डायरेक्शन पे चर्चा कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें डायरेक्शन ऑफ करंट की, किसकी चर्चा करें दोस्तों, अभी हम डायरेक्शन ऑफ करंट की। तो हमारी जो हेडिंग है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, सही ढंग से समझना। इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मतलब जिस डायरेक्शन में आपके पास से पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा होगा, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। पर आपको पता है सर, फ्रीक्वेंटली पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता, मोस्टली केसेस में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज मूव करता है। तो अगर मैंने यहां पे बोला भाई प्रोटॉन यहां से यहां पे मूव किया, तो आप इसका उल्टा ही बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे मूव किया। तो अगर जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, वो स्टैंडर्ड कन्वेंशन लिया गया कि उस डायरेक्शन में करंट बोला जाता है। सर उल्टा क्यों नहीं बोला, उल्टा भी बोल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। आपको तो एक्चुअल में चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, आप जैसे आपको समझ में आ रहा है सर, कुछ 50 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे जा रहे हैं, तो क्या हो रहा होगा, उल्टा हो रहा होगा, 50 प्रोटॉन यहां से यहां पे आ रहे होंगे। तो करंट की डायरेक्शन आप ये भी बोल सकते थे, मेरी बात समझ में, आप चाहते तो आप इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन भी बोल सकते थे, चाहते प्रोटॉन की डायरेक्शन भी बोल सकते थे, बस स्टैंडर्ड कन्वेंशन ही ऐसा लिया गया आपके पास कि भाई साहब जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। इसका उल्टा आप ऐसे ही बोल सकते हैं, इन द अपोजिट डायरेक्शन, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोनों एक ही बात है बच्चों, दोनों एक ही बात है, चाहे आप पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन का देख लो, चाहे इलेक्ट्रॉन, या फिर आप बोल सकते हैं इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो भी एक ही बात है। पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में करंट है, नेगेटिव चार्ज की मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट है। इस एग्जांपल से दिखाता हूं मैं आपको। देखिए इलेक्ट्रॉन कहां से कहां ट्रांसफर हुए, यहां से यहां पे ट्रांसफर हुए, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे ट्रांसफर हुए। इसको आप बोल सकते हैं ना कि 10 प्रोटॉन यहां से यहां पे गए, इसका मतलब ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको भूल जाओ, ऐसे बोलो 10 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां जा रहे हैं, तो करंट ऐसा आएगा। क्यों ये करंट ऐसा आएगा, बिकॉज करंट नेगेटिव चार्ज के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में आता है। या फिर अगर आप ऐसे बोलेंगे सर 10 इलेक्ट्रॉन को भूल जाओ, तो इसकी बजाय आप ऐसे मान सकते हैं, ये 10 प्रोटॉन तो जा ही रहे हैं, एक एक्स्ट्रा 10 प्रोटॉन और मान लो इसकी बजाय। अगर आप ऐसे बोल दें तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे वाले केस में आप क्या बोल सकते हैं, नेट पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहा है, तो जो करंट की डायरेक्शन आपके पास में इस वाले केस में वो इधर है, करंट ऐसा जा रहा है इधर, आई से डिनोट करते हैं करंट को, करंट इधर जा रहा है। समझ में आ रही है, हर डायरेक्शन कैसे दिखा, हमें समझ में आया सर, पॉजिटिव चार्ज किधर मूव कर रहा है, नेगेटिव चार्ज किधर मूव कर रहा है। पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में बोला जा सकता है करंट को, या फिर नेगेटिव चार्ज की अपोजिट डायरेक्शन में बोला जा सकता है करंट को। बच्चों ये बात चमक रही है क्या सर, अगर ये नेगेटिव आ रहा है इसको पॉजिटिव कैसे मान ले रहे हैं, मैंने समझाया था, वापस दिखा दो, देख ले एक बार वापस से ढंग से। मान ली स्पेसिमेन है तेरे पास, यहाँ पे कुछ तेरे पास 100 इलेक्ट्रॉन्स थे इनिशियली, यहाँ पे 100 प्रोटॉन्स थे, यहाँ पे कितने तेरे पास 100 इलेक्ट्रॉन्स है, मान लो 100 प्रोटॉन है, आपने 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे भेजे, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ भेजे, तो यहाँ पे कितने बच गए आपके पास बच्चों, 90 बच गए। यहाँ पे कितने हो गए आपके पास, 110 हो गए। अच्छा फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ पे आपने कितने भेजे, 10 प्रोटॉन भेजे, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे आपके पास में 90 हो जाएंगे, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे आपके पास 110 हो जाएंगे। तो आप क्या देखिए, यहाँ पे नेट चार्ज कितना बढ़ गया, यहाँ पे नेट चार्ज 0 था, अब कितना हो गया 20 प्रोटॉन के बराबर। यहाँ पे कितना हो गया नेट 20 इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो आप क्या बोल देंगे, आप ऐसे बोल देंगे जी 20 इलेक्ट्रॉन चार्ज यहाँ से यहाँ पे गया, या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हैं 20 प्रोटॉन चार्ज यहां से यहां पे गया, दोनों एक ही बात है। आप देखिए इनिशियल दोनों पे नेट 0 था, यहां पे भी नेट 0 था, यहां पे भी नेट 0 था, यहां पे नेट बन गया 20 इलेक्ट्रॉन, यहां पे नेट बन गया 20 प्रोटॉन।
मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप ऐसे ही बोल सकते इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गए 20, या फिर आप ऐसे ही बोल सकते प्रोटॉन यहां से यहां गए 20। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपको सीधे तरीका समझाता हूं। अगर मान लीजिए कभी आपको जैसे प्रोटॉन जा रहे हैं इस तरफ, आपको इलेक्ट्रॉन दिखाना है, तो प्रोटॉन की बजाय उल्टी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन दिखा दो। समझ में आ रही है क्या मेरी बात? जैसे मान लीजिए आपको ये 10 इलेक्ट्रॉन अच्छे नहीं लग रहे, तो इसको छोड़ दो 10 इलेक्ट्रॉन, इसलिए उल्टा करके 10 प्रोटॉन दिखा दो। ऐसा किया जा सकता है। या फिर मान लीजिए ऐसा केस था आपके पास कि यहां पे 10 इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, यहां पे 10 प्रोटॉन जा रहे थे, आपने बोला सर हमें प्रोटॉन नहीं चाहिए, तो मिटा दे प्रोटॉन, कोई दिक्कत नहीं, पर इसकी बजाय उल्टी डायरेक्शन में क्या लगा दे, इलेक्ट्रॉन लगा दे, सेम रिजल्ट शो करेगा। तो अगर मैं तो ये समझाऊं, अगर हम इस बात पे चर्चा करें डायरेक्शन ऑफ करंट, तो हमें चमक गया भाई साहब कि डायरेक्शन ऑफ करंट है वो किसकी डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में, और या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं नेगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन में करंट है। दोनों बातें सेम है। चमक गई बच्चों, ये बात इंपॉर्टेंट है, पर इतनी बार यूज होगी आपको बहुत बड़े ढंग से याद, वैसे याद कर लो, ये वैसे पढ़ा भी होगा शायद आपका, पर आप यहां पे इसको देख लीजिए। एक और बात करता हूं, एक और बात सुनिए यार, आप ये बताइए कि करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। आप इस सवाल की फॉर्मेट में इसको लिख सकते हैं। इसके बाद में यहां पे मैं सवाल लिख देता हूं मेरा एक सवाल है कि करंट इज स्केलर, करंट इज स्केलर और वेक्टर। कैसी क्वांटिटी है करंट आपके पास? कैसी क्वांटिटी है बच्चे? करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर नहीं है? नहीं, वेक्टर नहीं है। अच्छा, वेक्टर क्या होता है? तो लोग बोले सर वेक्टर वो होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, वो वेक्टर होता है। मैंने सही बोला, गलत बोला? अगर आपको लग रहा है ये बात सही है कि वेक्टर एक वो क्वांटिटी होती है जिसके पास में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, तो करंट भी आपके हिसाब से वेक्टर होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि करंट के पास मैग्नीट्यूड है। हाँ है, करंट के पास मैग्नीट्यूड। करंट हैव ये आंसर लिख रहा हूं मैं इसका, करंट हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। दोनों है भाई सब, करंट की डायरेक्शन भी आपके पास, मैग्नीट्यूड भी है, फिर भी आपके पास करंट कैसा है? स्केलर क्वांटिटी है। आप सोचिए ऐसा क्यों? करंट हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, बट स्टिल इट इज स्केलर क्वांटिटी, बट इट इज स्केलर क्वांटिटी। ये आपको लिख लीजिए, आप इसको मिटाते हैं, फिर नेक्स्ट स्लाइड में आपको इसका रीजन बताता हूं भाई साहब ऐसा क्यों है। पर आपको सोचना है कि करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, फिर भी स्केलर है, तो यार ऐसा क्यों हो रहा है? हम तो पढ़ते आए थे भाई वेक्टर क्वांटिटी वो होती है कि जिसके पास मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन हो, दोनों हो। तो या तो मेरी डेफिनेशन गलत है, या फिर करंट वेक्टर क्वांटिटी कुछ तो दिक्कत है। उस दिक्कत के बारे में चर्चा करेंगे, आप इसको छापिए। तो बच्चों हम जो इससे पहले वाले में हमने देखा कि भाई साहब करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, पर एक डाउट आ रहा है, करंट के पास में डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, पर फिर भी यार वो स्केलर क्वांटिटी ये बस जच नहीं रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो एक्चुअली मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, पहली बात तो डेफिनेशन गलत बोल रहे थे। वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन ये नहीं होती कि एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास में मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, वेक्टर होता है, ऐसा नहीं होता, ये गलत है। क्या है वेक्टर क्वांटिटी की जो डेफिनेशन है? दैट इज कि एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, और वो क्या फॉलो करे? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ, सॉरी प्रिंसिपल जो वेक्टर एडिशन का जो प्रिंसिपल है आपके पास में, दैट इज ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, उसको फॉलो करे। तो वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है, मतलब वेक्टर क्वांटिटी आप उसको बोलेंगे जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, प्लस वो किसको फॉलो करे? ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करे। दैट क्वांटिटी इज नेम्ड एज वेक्टर क्वांटिटी। ध्यान रखिएगा बच्चों, कंडीशन में क्या है? मैग्नीट्यूड होना चाहिए, करंट सेटिस्फाई कर रहा है, डायरेक्शन होना चाहिए, सेटिस्फाई कर रहा है, पर थर्ड चीज क्या? वो किसको फॉलो करे? ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करे। ये वो फॉलो नहीं कर रहा। कौन? करंट फॉलो नहीं कर रहा। इस वजह से करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। सर मजा नहीं आया, समझ में भी नहीं आया? आज मैं समझा देता हूं। देखो, जैसे मान ले मैं तुमको ये बोलूं कि यहाँ पे ऐसे एक क्वांटिटी थी तेरे पास में, डिस्प्लेसमेंट स्केलर है कि वेक्टर है? जानता है ना डिस्प्लेसमेंट कैसा है? वेक्टर है। यहाँ पे 4 मीटर था तेरे पास, ठीक। यहाँ पे मान लीजिए इसमें एक दूसरा डिस्प्लेसमेंट ऐड किया 3 मीटर का, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपके पास? कुछ ऐसा आएगा डिस्प्लेसमेंट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए एक डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर ऐसा था, 3 मीटर ऐसा बना दिया आपने, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट आएगा वो कितना आएगा मेरे पास? एस वेक्टर 7। क्लियर? अगर मुझे ऐसा हुआ 4 मीटर, यहाँ पे ऐसे 3 मीटर, ये डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? 5 मीटर। सर क्या टाइम पास कर? टाइम पास नहीं कर रहा, चीज समझाना चाह रहा हूं तेरे को। तो समझ में आ गया ना भाई साहब कि अगर तू दो क्वांटिटीज के बीच में, डिस्प्लेसमेंट की दो क्वांटिटीज के बीच में एंगल को तू बदलता रहेगा तो फाइनल क्वांटिटी बदलती रहती है। मतलब किसको फॉलो कर रहा है? ये प्रिंसिपल ऑफ जो आपके ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन था उसको फॉलो कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट इज फॉलोइंग ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर क्वांटिटी के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए बच्चे तेरे पास? दिस इज मैग्नीट्यूड होना चाहिए, बहुत बढ़िया, वो होता है मोस्टली सबके पास। फिर क्या होना चाहिए आपके पास में? डायरेक्शन होना चाहिए, वो भी बहुत बढ़िया। फिर क्या फॉलो करे? ट्रायंगल रूल
ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन को क्या करे वो फॉलो करे। डिस्प्लेसमेंट तीनों चीजें कर रहा है, मैग्नीट्यूड भी है डिस्प्लेसमेंट के बाद, डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड 4 मीटर, डायरेक्शन आपने शो कर दिया। और अगर आप थीटा को बार बार बदल रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट बदल रहा है, मतलब वो ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो कर रहा है, उसी से आप वैल्यू निकालते हैं। अब आप करंट में देखिए, तो अगर आप डिस्प्लेसमेंट की देखा तो चीजें सेटिस्फाई हो रही है, पर अगर आप करंट के लिए देखेंगे तो आप ऐसे देखिए, यहाँ पे ऐसे, यहां से कुछ 5 एम्पियर करंट आ रहा है। 5 एम्पियर, एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट, वो हम भी देख चुके हैं। यहां से कुछ 2 एम्पियर करंट आ रहा है, तो यहाँ पे कितना करंट जाएगा बच्चों, यहां से 5 आया, यहां से 2 आया, तो यहां से कितना जाएगा आप बता पाएंगे इजीली सर? 7 एम्पियर, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। ये इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। अब ये देखिए ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब उसके लिए क्या करता हूं, मैंने क्या करा, इसको ऐसे, इसका एंगल कम कर दिया, इसके बीच में जो थीटा है, इस थीटा को चेंज करूंगा। अगर मैं थीटा को चेंज करूंगा तो जो आई नेट है, बाय चेंजिंग थीटा, बाय चेंज, इफ वी विल चेंज थीटा, इफ वी विल चेंज थीटा, थीटा क्या है आपके पास में, जिन दो क्वांटिटीज को आप ऐड कर रहे हैं उनके बीच का एंगल है, जो यहां पे दो डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल था। अगर आप वेक्टर क्वांटिटी होता ना, तो अगर थीटा बदलती तो फाइनल क्वांटिटी बदलती, पर इफ वी विल चेंज थीटा, आई नेट विल नॉट चेंज, आई नेट विल नॉट चेंज। इट मींस, इसका मतलब क्या हुआ, इट मींस इट इज नॉट फॉलोइंग, इट मींस करंट इज नॉट फॉलोइंग क्या, ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। यही एक रेयर केस मिलता है आपके पास जिसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, फिर वो वेक्टर नहीं होता। बच्चों समझ में आ गई ये बात? अगर ऐसा होता ना, थीटा बदलने से यहाँ पे करंट बदलता रहता, तो भाई साहब करंट भी वेक्टर क्वांटिटी होता, पर ऐसा नहीं होता। आपको पता सर, ऐसे रखो, चाहे एक वायर को 5 एम्पियर को आप इसमें ऐसे बोलेंगे सर, यहाँ से 5 एम्पियर आ रहा है, यहाँ से कुछ, यहाँ से 5 एम्पियर आ रहा है, यहाँ से कुछ आपके पास में 2 एम्पियर है, तब भी बेटा फाइनल 7 ही जाएगा। कैसे घुमाता रहा इस तारों को, पर वहां पे फाइनल हमेशा कितना जाएगा, 7 जाएगा। मतलब जो रिजल्टेंट है वो एंगल पे डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब किसको फॉलो नहीं कर रहा, ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा। तो भाई साहब आपको ये बात समझनी चाहिए कि करंट वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है। सिंपल और कंसेप्चुअल सवाल, समझ गया बात? ठीक है, सिंपल सी बात थी। अब आइए थोड़ा सवाल करके देखते हैं, सवाल करते हैं। मान लीजिए आपको ऐसे बोले सर एक क्यू चार्ज है, यहाँ पे ऐसे क्यू चार्ज है और सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है, एक हॉरिजॉन्टल सर्कल में ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कल में रेडियस r से, और इसकी वेलोसिटी कितनी है आपके पास v। तो हमने बोला, एक सवाल लिख लिया ना, थोड़ी जगह बच्चों, ये सवाल कर लिया हमने बोला इफ चार्ज q इज रिवॉल्विंग इन सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल R। तो भाई साहब कैपिटल R के रेडियस में q चार्ज को हमने रिवॉल्व करवा दिया, बहुत बढ़िया, विद स्पीड v, देन फाइंड आउट कौन सा करना बता सकते हैं? चलिए बताएंगे, एवरेज बताएंगे। कौन सा बता सकते हैं? एवरेज ही बताएंगे ना, बिकॉज अगर इस चीज बताना होता तो हर एक पॉइंट पे चार्जेस आपके पास से मूव कर रहे थे। हम क्या बताए थे? फाइंड आउट आई एवरेज कितना आएगा आपके पास आई एवरेज, ये आपको बताना है। तो आप इस सवाल को अटेम्प्ट कीजिए, फिर अपने डिस्कस करते हैं। सिंपल सा सवाल है यार, कोई दिक्कत नहीं। आइए करके देखते हैं इसको। कर दिया क्या आपने? नहीं किया तो आप स्क्रीन पॉज कर लीजिए। तो मैं क्या बोल सर, आई एवरेज जो होगा आपके पास में, आई एवरेज तो कितना होगा, क्यू, कितना चार्ज ट्रांसफर किया, आई एवरेज क्या है, डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा टी। तो मैंने बोला है क्यू चार्ज ट्रांसफर हुआ इस वाले रीजन से, मान लो किसी टाइम पे क्यू चार्ज ट्रांसफर हुआ, तो वापस वो क्यू कब आएगा, जब एक टाइम कंप्लीट हो जाएगा। तो क्यू चार्ज ट्रांसफर होने में कितना टाइम लगा, कैपिटल टी टाइम, और कैपिटल टी टाइम कितना है, 2 पाई आर डिवाइड बाय वी। यही है ना बच्चों भाई। यहां से अगर एक बार दो क्यू ट्रांसफर हो गया, अब वापस क्यू कब आएगा, पूरा चक्कर काट के, तो कितने टाइम में क्यू चार्ज ट्रांसफर हुआ, ये एक सर्कल कंप्लीट करने में, और वो कितना टाइम है, 2 पाई आर बाय वी। तो आई एवरेज कितना है, क्यू वी डिवाइड बाय 2 पाई आर, ये आपके पास आई एवरेज हो गया। कोई दिक्कत है इसके अंदर? समझ गई ये बात? क्लियर है? तो सिंपल सवाल था, आई होप आपको समझ गया होगा। हमें ये भी समझ में आ गया भाई साहब करंट वेक्टर क्यों नहीं होता। छाप लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सवाल आपके सामने है। सवाल में ये है कि एक रिंग है, आपको बोला गया एक रिंग है, इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी आपके पास पे लैम्डा है। अगर आपने इसे ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट किया तो करंट कितना आएगा, ये आपको बताना है। तो आप इसमें निकाल के बताइए, फिर हम डिस्कस करते हैं।
सिंपल सवाल था, किया जाए इसको। ऐसे आपके पास में यहाँ पे नॉन कंडक्टिंग रिंग बना दिया हमने, इसकी रेडियस कितनी है आपके पास, कुछ r है, और इस पर चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, लैम्डा। तो मैंने आई एवरेज पे पहले प्रोसीड करना चाहा, तो मैंने बोला आई एवरेज कैसे निकालूंगा, तो मैंने बोला टोटल चार्ज, जैसे इस वाले पॉइंट से टोटल चार्ज पास होने में कितना टाइम लगेगा। मान जैसे ये वाला पॉइंट अभी यहाँ से गुजरा, अभी वापस यही पॉइंट गुजरे, तब तक टोटल चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा। तो मैं इसे क्या लिख दूंगा, टोटल चार्ज दैट इज लैम्डा मल्टीप्लाइड 2πr। भाई आपको देखा टोटल चार्ज ट्रांसफर, मैंने बोला ये वाला पॉइंट ए अभी जस्ट यहाँ से गुजरा है, तो वापस जब ये ए यहाँ तक पहुंचेगा, इतने में पूरा जो रिंग का चार्ज था सबका सब इस पॉइंट से ट्रांसफर हो जाएगा। हम ऐसे करते हैं ना करंट निकालने के लिए, किसी एक गिवन क्वेश्चन को पकड़ते हैं, उससे पास होने वाला हम करंट देखते हैं। तो अगर आप इस वाले से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा सर जी यहाँ से कुछ एक टोटल टाइम पीरियड टी के अंदर, वो टी कितना आपके पास 2π/ω, इतने टाइम में कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, जो डेल्टा क्यू हुआ दैट इज लैम्डा मल्टीप्लाइड 2πr। अब बात बन गई हमारी, तो लैम्डा मल्टीप्लाइड 2πr डिवाइड बाय 2π/ω, ये यहाँ पे साफ हो गया आपके पास। तो ये कितना है बच्चों, लैम्डा r ओमेगा, ये आई एवरेज है। अगर आप इसमें आई इंस्टेंटेनियस देखें तो वो भी इतना ही आएगा, बिकॉज यूनिफॉर्म चार्ज यूनिफॉर्म टाइम में पास हो रहा है, मतलब पूरी चार्ज आपके पास में यूनिफॉर्मली चार्ज है ना, तो हर एक छोटे छोटे सेकंड में जितना चार्ज, मतलब एक dt टाइम में, हर एक dt टाइम के अंदर जो इक्वल अमाउंट ऑफ dq चार्ज ट्रांसफर होगा। क्यों, क्योंकि जो आपके जो ओमेगा है वो सेम है। तो अगर मान लीजिए आप dt टाइम में बात करेंगे तो कितना चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा, ये r d थीटा मल्टीप्लाई लैम्डा, इतने चार्ज ट्रांसफर होगा dt टाइम में। भाई छोटा सा d टाइम में क्या होगा, कितना एंगल घूम जाएगा, डी थीटा एंगल घूम जाएगा, डी थीटा एंगल घूमेगा तो डी थीटा एंगल के कोरस्पोंडिंग कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, आर डी थीटा मल्टीप्लाई लैम्डा। तो अगर आप यहाँ पे अगर आप आइंस्टेंटेनियस निकालेंगे तो आप क्या लिखेंगे, दिस इज लैम्डा आर लैम्डा डी थीटा डिवाइड बाय डी टी, कितना बन गया, आर लैम्डा ओमेगा। तो इसमें आई इंस्टेंटेनियस और आई एवरेज दोनों सेम आ रहे हैं, बिकॉज आपके पास में जो चार्ज है रिंग पे वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आई होप आपको बात क्लियर होगी। तो अगर चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट था, हर एक स्टेट पे इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज जा रहा होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए चार्ज के फ्लो, जो करंट के फ्लो करने का जो कारण हो सकता है वो कई कारण हो सकते हैं। अगर आप एक कॉपर वायर देखते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन कारण है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, उस वजह से करंट फ्लो करता है। अगर मान लीजिए आपके पास में कभी ऐसा हो रहा है कि प्रोटॉन की बीम मूव करे, पॉजिटिव चार्ज जनरली वायर्स पे मूव नहीं करता, पॉजिटिव चार्ज वायर से मूव नहीं करता। वायर के जो भी हम कॉपर है, एल्यूमिनियम, इन सबकी वायर देखते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही मूव करते हैं, क्योंकि वो कंडक्टिंग वायर होती है। कंडक्टिंग वायर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो मूव कर जाते हैं। पर ऐसा भी हो सकता है कि आपको बोला जाए एक बीम ऑफ प्रोटॉन्स है, एक बीम ऑफ प्रोटॉन्स है, वो मूव कर रही है, तो उस केस में जो चार्ज आएगा वो, उस केस में जो करंट आएगा वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से या फिर प्रोटॉन्स की वजह से आएगा। पर मान लीजिए कभी ऐसा हो कि कोई गैस है, स्पेसिफिक कोई गैस दे दिया आपको, और उसमें क्या हो रहा है आपके पास में, उसमें आपके पास में इलेक्ट्रॉन से मूव कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज ही मूव कर रहा है, दोनों मूव कर रहे हैं आपके पास, तो दोनों की वजह से भी करंट आ सकता है। मतलब वायर में जो मेजर जो करंट आता है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आता है। कभी रेयर केस ऐसा हो सकता है कि बीम, कोई प्रोटॉन्स की बीम, अल्फा पार्टिकल की बीम मूव कर रही होगी, तो पॉजिटिव चार्ज भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं करंट के लिए। और मान लीजिए कोई गैस है, कोई इलेक्ट्रोलाइट वगैरह टाइप का कुछ है, तो उसमें जैसे बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों मूव कर जाते हैं, तो उस वाले केस में क्या होता है, दोनों भी कॉज हो सकते हैं। तो नेट मुद्दा यह है कि किसी भी गिवन एरिया से आपके पास में चार्ज ट्रांसफर होना चाहिए, तो करंट आ सकता है। चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मूव कर सकते हैं, वो डिफरेंट चीजों में डिफरेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, सिंपल सवाल था, आप इसको छाप लीजिए। बच्चों एक सवाल करते हैं ना, इससे आपको आइडिया लग जाए भाई आई एवरेज और आई इंस्टेंटेनियस क्या रहता है आपके पास। आपको क्या बोला गया, आपको किसी रीजन के अंदर चार्ज की वैल्यू बोलेगी इस तरीके की है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक एरिया था, तो इस वाले एरिया में इस वाले पॉइंट पे चार्ज ऐसे दिखा गया, तो चार्ज कुछ चेंज हो रहा है, वो इस एरिया के थ्रू चेंज हो रहा है, ऐसा कुछ बोला गया आपको। चार्ज का फंक्शन कुछ ऐसा है। तो आपसे बोला गया आई एवरेज बताइए कब से कब तक, t इज इक्वल टू 0 सेकंड से लेकर t इज इक्वल टू 2 सेकंड तक। और फिर आपसे पूछा गया आई इंस्टेंटेनियस बताइए कब एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे। तो आप इसे ट्राई कीजिए ताकि आप थोड़ी क्लैरिटी हो जाए कि भाई आई एवरेज और आई इंस्टेंटेनियस क्या क्या होता है आपके पास। आप इसे अटेम्प्ट कीजिए, फिर अपने डिस्कस करते हैं। हुआ बच्चों, ठीक। तो आई एवरेज का जो फॉर्मूला आता है आपके पास, आई एवरेज का एक्सप्रेशन जो है, आई एवरेज डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा टी। तो मैंने बोला टी इज इक्वल टू 0 पे चार्ज कितना था, क्यू एट टी इज इक्वल टू 0 कितना था, एट टी इज इक्वल टू 0 रखें तो आप उस वहां पे 0 पुट करें तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 कूलम आ जाएगी। और अगर आप बात करेंगे टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे, टी इज इक्वल टू 2 सेकंड, तो क्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं, टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे पुट कीजिए, तो यहाँ पे 4 और ये 8 बन गया, यहाँ पे 8 प्लस वहां पे कितना बन गया, 6 बन गया, और यहाँ पे कितना बन गया, 4 बन गया। टोटल कितना आ गया बच्चों आपके पास, 18 आ गया। दिस इज 18 कूलम।
सही किया ना, 4 8 6 18। तो अगर आप यहाँ पे देखें डेल्टा क्यू कितना है, डेल्टा क्यू आया 18 कूलम माइनस 4 कूलम, तो कितना है, 14 कूलम आया। और टाइम कितना है आपके पास में 2 सेकंड, तो आंसर क्या आएगा आपके पास 14 कूलम डिवाइड बाय 2 सेकंड। तो आई एवरेज की जो वैल्यू आ गई आपके पास दैट इज 7 एम्पियर, 7 एम्पियर आ गया। ये कौन से टाइम इंटरवल का, 0 से लेकर 2 सेकंड तक का। और अगर आप पूछेंगे आई इंस्टेंटेनियस, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आई इंस्टेंटेनियस dq बाई dt। तो आप देखिए dq बाई dt कितना आ रहा है इस एक्सप्रेशन के लिए, तो वो आप क्या करें, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट करके क्या बन जाएगा 40 प्लस 3। आप इसे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो वैल्यू पुट करेंगे आई इंस्टेंटेनियस कौन से टाइम पे, t इज इक्वल 2 सेकंड पे, तो कितना आ गया 8 और 3 क्या, दिस इज 11 एम्पियर। तो आपको समझ में आ गई बच्चों की क्या फर्क है आपके पास में एवरेज में इंस्टेंटेनियस में। एवरेज होगा तो एक टाइम इंटरवल दिया जाएगा, इंस्टेंटेनियस होगा तो किसी इंस्टेंट पे पूछेगा वो आपसे। तो इंस्टेंट पे अगर पूछे तो dq बाई dt करना पड़ेगा, बिकॉज उसमें टाइम इंटरवल बहुत छोटा करना पड़ेगा। और एवरेज है तो आप बड़ा टाइम इंटरवल उठा सकते हैं। सिंपल सा सवाल था, बस ये समझ जाएं आप कि आई एवरेज क्या होता है और आई इंस्टेंटेनियस क्या होता है। ठीक है बच्चों, आप इसको छापिए। बच्चों अभी हम पढ़ रहे हैं किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, और ये आदमी को ना पढ़ाया जाए तब भी आदमी की अंडरस्टैंडिंग इतनी होती है, वो खुद समझ जाता है इस बात को। इसको जंक्शन रूल भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई जंक्शन है, जंक्शन का मतलब क्या होता है, जहां पे दो, जैसे मान लीजिए एक तार, एक वायर ऐसे आ रही है, एक वायर ऐसे आ रही है, क्लियर। जैसे ये आपके 2 वायर्स है, यहाँ पे ऐसे ये 2 वायर्स है आपके पास, क्लियर। अगर किसी पॉइंट पे जंक्शन है, जंक्शन पैसे जंक्शन समझते हैं, जंक्शन क्या होता है। आपने ट्रेन के स्टेशंस के नाम के आगे देखा होगा, कई नाम के आगे जंक्शन होता है, कई नाम के आगे जंक्शन नहीं होता। मान लीजिए कोई भी एक, आप जहाँ पे भी आसपास रहते हैं, दिल्ली है तो दिल्ली एक जंक्शन है, दिल्ली के आपके पास जंक्शन है। पर मान लीजिए उसके आसपास में कुछ छोटा सा टाउन होगा, मान लीजिए कोई राजस्थान का छोटा सा टाउन है, लेट अज्यूम कुछ कोई भी, मान लीजिए कोई भी आपके एरिया कहीं का भी छोटा सा टाउन है, वो जंक्शन नहीं होता। तो कई कई रेलवे स्टेशन के आगे नाम जंक्शन लगा होता है, कईयों के आगे जंक्शन नहीं लगा होता। क्या डिफरेंसेस है यार, जंक्शन होना जंक्शन ना होना, इसमें क्या डिफरेंसेस है आपके पास। देखिए जहां पे जंक्शन होता है, जहां पे क्या होता है, जंक्शन होता है, वहां पे क्या होता है, सुनना मेरी बात। जैसे मान लो ये दिल्ली है आपके पास में, तो दिल्ली क्या आपके पास, दिल्ली जंक्शन है, ठीक है। जो आपका दिल्ली है वो क्या आपके पास जंक्शन है, दिल्ली जंक्शन है। अब दिल्ली जंक्शन उससे क्या बेनिफिट है आपका, उसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई ट्रेन यहां से आ रही थी, अमृतसर से आ रही थी, मान लो कोई ट्रेन कहां से आई थी बच्चों, अमृतसर से आ रही थी। तो अगर अमृतसर से आए थे, अगर वो दिल्ली पहुंच गई, तो उसके पास में 2 रास्ते या 2 से ज्यादा रास्ते हो सकते हैं। मिनिमम कितने रास्ते होंगे उसके पास में, 2। तो वहां से वो ट्रेन चाहे तो जयपुर भी जा सकती है, चाहे तो वो ट्रेन मान लीजिए आगरा भी जा सकती है, और चाहे तो वो ट्रेन मान लीजिए कोई और जगह, मान लीजिए लखनऊ भी जा सकती है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो उसके पास में 3 रूट हो गए आपके पास में, या फिर इससे ज्यादा रूट हो गए। जब भी जहां पे जंक्शन होता है, वहां से क्या होता है, एक जगह से कई जगह पे चीजें जा सकती है। पर मान जैसे कोई जंक्शन नहीं है, मान लीजिए कोई स्टेशन है आपके पास में, जैसे कोई सिंपल सा स्टेशन उठा लेते हैं हम, कौन सा जंक्शन का नाम उठाएंगे अपने, बस कोई भी आप बड़ा शहर का नाम जानते हो तो जंक्शन, जंक्शन ये ठीक है। अपने कोई भी छोटा शहर है, उसका नाम है ए, दैट इज नॉट जंक्शन, नॉट जंक्शन। तो उसमें क्या होगा आपके पास में, मान लीजिए वो दिल्ली और कानपुर के बीच में लाई कर रहा है, दिल्ली और कानपुर के बीच में लाई कर रहा है। तो उसमें क्या होगा, अगर यहां से ट्रेन आएगी तो कानपुर ही जा सकती है, ऐसा नहीं है जिसके पास में कोई और रास्ता है जाने का। जहां पे आपके पास में जैसे पीछे से कोई चीज आ रही है, पीछे से कोई ट्रेन आ रही है, 2 या 3 रास्ते हो, तो वो पॉइंट क्या कहलाता है, वो जंक्शन कहलाता है। उसको उस स्टेशन को हम जंक्शन बोलते हैं। जहां पे मान लो जैसे दिल्ली से कानपुर है, बीच में कोई रूट आपके पास में कोई स्टेशन है, तो वहां पे या तो दिल्ली से कानपुर जाएगा या फिर उल्टा जा सकता है, बस एक ही रोड है उसके पास में, अलग अलग रास्ते नहीं है, तो वो जंक्शन कहलाता नहीं है। जंक्शन समझ में आ गया आपको। हिंदी में जंक्शन को संगम बोलते हैं। संगम मतलब जहां पे 2-3 चीजें आपस में आके मिल रही हो, मतलब जो ट्रेन, जो ट्रैक आपके पास में आगरा से आ रहा है, कानपुर से आ रहा है, पंजाब से आ रहा है, राजस्थान, वो सब आके वहां पे मिल रहे होंगे, तो मुझे क्या बोलेंगे, जंक्शन बोलते हैं। बच्चों इतनी बात समझ में आ गई आपको, ठीक। तो वायर्स में जंक्शन का क्या मतलब है, वायर्स में जंक्शन का ये मतलब है कि अगर आप बोलेंगे, मैं बोलूं सर एक यहाँ पे वायर है ऐसे, इसमें कुछ आई करंट फ्लो कर रहा है, तो क्या ये वाला पॉइंट जंक्शन है, नो, दिस इज नॉट जंक्शन, दिस इज नॉट जंक्शन, आप इस जंक्शन नहीं बोल सकते। पर मान लीजिए ऐसी वायर्स है आपके पास में, यहां से ऐसे इससे I1 आ रहा है, इससे कुछ I2 आ रहा है आपके पास में, तो इधर कितना जाएगा I1 प्लस I2, तो ये पॉइंट क्या होगा आपके पास, जंक्शन होगा। एक पॉइंट क्या होगा आपके पास, जंक्शन होगा। मतलब जहां पे आपके पास में कई वायर्स आके मिल रही हो, 2 या 2 से ज्यादा वायर्स आके मिल रही हो, आपके उधर 2 से ज्यादा वायर्स जब भी आके मिल रही होगी आपके पास, तो आप इसे क्या बोल सकते हैं, जंक्शन बोल सकते हैं। जैसे इस वाले पॉइंट में बोलेंगे सर एक वायर ये है, एक वायर ये है, मान लीजिए आप ऐसे डील कर रहे हैं, तो ये जंक्शन नहीं है, ये वाला पॉइंट क्या है आपके पास, जंक्शन है। जंक्शन समझ में आ गया बच्चों क्या है, आपको ये बात चमक गई। जिस वाले पॉइंट से मान लीजिए जैसे ये तो 2 होगी, इस 2 से ज्यादा कोई भी वायर्स होगी, मान लो यहाँ पे एक और आ गई, तो ये जंक्शन है, 4 आ गई तब भी जंक्शन है, अब भी जंक्शन है, अब भी जंक्शन है, अब भी जंक्शन है, अब भी जंक्शन है।
जंक्शन समझ में आ गया आपको? जहां पे बहुत सारी तारें आके मिलती है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? जंक्शन बोलते हैं। तो इस बार लॉ का नाम क्या आपके पास? जंक्शन रूल है। अभी समझते हैं इसको, जंक्शन रूल हम बोलते हैं क्या? पहले इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं एक बार। देखिए इसमें ये ऐसे बोलता है कि मान लीजिए कोई जंक्शन है आपके पास में, कोई वायर का जंक्शन है, ठीक है, मैंने बना दिया यहाँ पे ऐसे, एक वायर ये रही, एक वायर ये रही, एक वायर ये रही, ऐसे कोई जंक्शन है मान लीजिए। तो क्या होता है जंक्शन, इस वायर रूल के अंदर क्या होता है, जितना आई इन होगा आपके पास में, जितना आई इन होगा एट जंक्शन, उतना ही आई क्या होगा? आउट होगा। जितना जंक्शन के ऊपर करंट आएगा उतना ही जंक्शन से करंट जाएगा। क्या मतलब इसका? जैसे मान लीजिए यहां से आपके पास 3 एम्पियर करंट आया, यहाँ पे कितना आया बच्चों आपके पास? 3 एम्पियर आया। यहाँ पे कितना आया? कुछ 2 एम्पियर आया। तो नेट कितना आ गया? 5 एम्पियर आ गया। तो यहाँ से कितना जाएगा आपके पास से? 5 एम्पियर। तो हमने कितना बोला? जितना आई इन हुआ उतना ही क्या होगा आपके पास में? आई आउट होगा। तो आई इन इज इक्वल टू आई आउट एट जंक्शन। इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, जैसे पानी की तरह नहीं होता था भाई साहब, 2 पाइप है आपके पास में, इस पाइप से पानी आ रहा है, इस पाइप से पानी आ रहा है, तो उससे पानी जाएगा जो थर्ड पाइप होगी, और उससे कितना जाएगा आपके पास में? तो जितना इन दोनों से आ रहा है उतना वहां पे जाएगा। तो आई इन इज इक्वल टू आई आउट एट जंक्शन। ये वाली बात समझ में आ रही है? यही क्या कहलाता है? किरचॉफ का फर्स्ट लॉ कहलाता है। तो सिंपल था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई? इसमें चार्ज कंजर्वेशन की प्रॉपर्टी यूज हुई। बिकॉज अगर करंट आ रहा है मतलब चार्ज आ रहा है, तो जितना चार्ज यहां से आ रहा है, जितना चार्ज यहां से आ रहा है, नेट आगे जाना पड़ेगा चार्ज को। तो यहां पे ये कौन से प्रॉपर्टी बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन। चार्ज कंजर्वेशन। तो जो इस लॉ का जो बेस है, सर ये लॉ क्यों बना? बिकॉज ये चार्ज कंजर्वेशन की वजह से बना। जितना चार्ज पीछे से आ रहा है उतना ही चार्ज आगे जाएगा। ये जंक्शन चार्ज को स्टोर कर सकता नहीं है, जैसे पानी वाले केस में था। इधर वाली पाइप से जितना पानी आ रहा था, इधर से जितना आता उतना नेट बाहर जाएगा आपके पास में। सेम यहाँ पे जितना चार्ज इधर से आएगा उतना चार्ज यहाँ पे आएगा, उतना ही आगे जाएगा। चार्ज कोई एक जंक्शन चार्ज ना ही तो प्रोड्यूस कर सकता है, ना ही उसे वो डिस्ट्रॉय कर सकता है। ऐसा नहीं कर सकता भाई साहब यहां से 3 आया, यहां से 2 आया, इसने 1 एम्पीयर खुद प्रोड्यूस कर दिया, यहाँ पे 6, ऐसा संभव नहीं है। ना ही ये चार्ज को खा सकता है, क्योंकि चार्ज प्रोड्यूस करने के कैसे चार्ज प्रोड्यूस करेगा? कोई मशीन थोड़ी है चार्ज प्रोड्यूस करने के लिए। चार्ज कहां से? चार्ज तो पूरी यूनिवर्स से फिक्स हो गया ना। अब तो चार्ज आप एक जगह से लेकर दूसरी जगह दे सकते हैं, आप खुद चार्ज थोड़ी प्रोड्यूस कर सकते हैं। मैं आपको बोलूं आप चार्ज प्रोड्यूस करते हो, आप कैसे कर देंगे चार्ज प्रोड्यूस? आप कहीं से चार्ज लेके वहां पे रख सकते हैं, इतना काम कर सकते हैं। जो भी मेथड ऑफ चार्जिंग था, आप देखिए, आपने एक बॉडी का चार्ज दूसरी बॉडी को दिया था। कभी भी आप चार्ज प्रोड्यूस नहीं कर सकते, आप कभी भी नेट चार्ज को प्रोड्यूस या फिर नेट चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते नहीं है। तो मैं यही बता रहा हूं भाई साहब, यहाँ पे ये जो जंक्शन है वो ना ही चार्ज को प्रोड्यूस कर सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये क्या कर सकता है? जितना चार्ज आ रहा है उतने चार्ज को आगे भेज सकता है। क्लियर है ये बात? ठीक। अब मान लीजिए इस पर एक सवाल करके देखते हैं। तो हम इसको ऐसे बोल देते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे I1 आ रहा है, यहाँ पे ऐसे कुछ I2 आ रहा है। तो यहाँ पे कितना जाएगा बच्चों? आई नेट कितना होगा आपके पास? तो यहाँ पे जो आई नेट होगा वो किसके बराबर होगा? I1 प्लस I2। सिंपल सी बात, जितना आएगा उतना जाएगा। फटाफट करके देखते हैं एक बार। यहाँ से कुछ 5 एम्पियर आ रहा है, यहाँ पे कुछ 2 एम्पियर जा रहा है। बताइए इसमें कितना जाएगा आपके पास? और एक और सवाल करके देख लेते हैं। 4 जंक्शन मान लीजिए, यहाँ से कुछ 10 एम्पियर आ रहा है, यहाँ पे कुछ 2 एम्पियर आ रहा है, यहाँ पे ऐसे कुछ 4 एम्पियर आ रहा है। बताइए इसमें कितना करंट जाएगा, क्या आएगा, जो भी है वो बताइए। इसका आंसर मिला। अगर यहां से 5 एम्पियर आ रहा था तो 3 यहां पे 2 यहां पे चला गया, तो अब यहां पे कितना जाएगा आपके पास में? 3 जाएगा। तो यहां पे इसका आंसर कितना है सर? इस तरफ 3 एम्पियर आएगा। ये आंसर आ गया। इस वाले केस में आप देख के बताइए, इस वाले केस में कितना करंट आएगा? यहां से 10 आया, यहां से 4 आया, नेट कितना आया आपके पास? 14 आया। यहां पे कितना गया? 2 गया, तो कितना? 12 बचा। तो यहां पे कितना जाएगा? 12 एम्पियर जाएगा। बस समझ में आ रही है? यहाँ से 10 आया, यहाँ से 4 आया, टोटल 14 आया। यहाँ पे कितना चला गया? 2 एम्पियर। तो बचा कितना? 12। तो 12 उधर चला गया। आप कर पाएंगे इसको? आप इसको छापिए, फिर मैं एक सवाल देता हूँ, उसको आप प्रोसीड कीजिएगा। सवाल आपके सामने है, आपको ऐसे दिखाया गया। जिन जिन वायर्स में करंट शो नहीं किया है वहां पे आपको करंट शो करना है। जैसे इसमें शो नहीं किया, इसमें बताना है, इसमें बताना है, इसमें बताना है, इसमें बताना है, इसमें, इन सभी में आपको करंट जहां जहां पे नहीं बनाओ वहां पे करंट आपको बताना है। तो पहले आप पूरा सर्किट बना लीजिए आप सही ढंग से। आपको एरो शो हो जाए, एरो से आप डायरेक्शन जज कर पाएंगे। ये वाला एरो इधर है, कंफ्यूजन ना हो क्योंकि ये एरो कैसा है आपके पास? ऐसा है, और ये वाला एरो कुछ ऐसा है। आप इसको अटेम्प्ट कीजिए, फिर अपने इसको डिस्कस करते हैं। सिंपल सा सवाल है, बस आप इससे फर्स्ट रो समझ जाएंगे। फर्स्ट रो समझ में आ गया, किसी जंक्शन पे जितना करंट आएगा उतना ही करंट आपके पास जाएगा। जंक्शन ना ही चार्ज को प्रोड्यूस कर सकता है, ना ही चार्ज को खा सकता है। सोल्व कीजिए सवाल को। इसमें लिख लीजिए फाइंड करंट इन
फाइंड करंट इन ऑल ब्रांचेस, जिन जिन ब्रांचेस में नहीं है उनमें भी आप निकाल के बताइए। अभी हुआ बच्चों? आइए देखते हैं। सबसे पहले इस वाले में देखते हैं, यहाँ से 6 आया, यहाँ पे 2 चला गया, तो यहाँ पे कितना जाएगा बच्चों? पर यहाँ 6 आया, यहाँ पे 2 चला गया, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ कितना जाएगा? 4 एम्पियर। इतना समझ में आ गया? यहाँ से 4 आ रहा है, यहाँ पे 10 जा रहा है, तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चों? 6 एम्पियर। क्लियर? अच्छा, अब और देखते हैं, यहाँ तक पहुंच गए। अब इसमें देखते हैं इस वाली ब्रांच में, तो यहाँ पे कितना आया? यहाँ से कुछ 2 आया, यहाँ पे 1 चला गया, तो यहाँ पे कितना जाएगा आपके पास? 1 एम्पियर जाएगा। अब देखिए यहाँ से 10 आ रहा है, यहाँ से 1 आ रहा है, तो यहाँ पे कितना जाएगा? 11 एम्पियर जाएगा। इतना सही? ठीक। अब अगर देख रहे हैं यहाँ पे 11 था, यहाँ पे 5 चला गया, तो यहाँ पे कितना आ रहा होगा आपके पास? 6 एम्पियर आ रहा होगा। ठीक। यहाँ पे अगर देखें सही, यहाँ पे 3 आ रहा था, यहाँ पे 1 चला गया, तो यहाँ पे कितना जाएगा बच्चों? 2 एम्पियर जाएगा। यहाँ से 6, यहाँ से 2, तो यहाँ पे कितना? 8 एम्पियर। सिंपल सा सवाल था, गेम की तरह। आई होप आपने इसको कर लिया होगा। कोई दिक्कत है इसमें? सिंपल था। आप ऐसे खुद भी बना सकते हैं, सवाल खुद बनाए खुद सोल्व कर सकते हैं, कोई इसमें बड़ा खेल नहीं है। आप एक सवाल बना के देखिए खुद अपने हिसाब से, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा भी कौन कौन सी ब्रांचेस में करंट देने से निकाला जा सकता है। ठीक है बच्चों, आप इसको छापिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। सवाल आपके सामने है। सवाल में आपको क्या बोला? सिंपल सा सवाल है, हम सिर्फ ये चेक करना चाहते हैं वैसे 1 एम्पियर करंट कितना बड़ा होता होगा ना। हम जैसे प्रैक्टिकल लाइफ बोलते हैं 2 एम्पियर 3 एम्पियर हम बोल पा रहे हैं, पर 1 एम्पियर के लिए कितने के इलेक्ट्रॉन मूव करते होंगे, काउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, चार्ज कितना होगा, उसको थोड़ा विजुअलाइज करने के लिए सिंपल सा सवाल हमने लिया है। आप एक बार सवाल को पढ़ लीजिए, फिर अपने देखते हैं। सिंपल सा सवाल आप कर पाएंगे। हाँ, बड़ा सवाल आते हैं। ठीक है, सवाल में क्या बोल रहा है? सवाल में बोल रहा है कि 5 एम्पियर करंट किसी वायर से फ्लो कर रहा है। कितनी रेजिस्टेंस? 10 ओम की रेजिस्टेंस है। कितने टाइम के लिए? 4 मिनट्स के लिए फ्लो कर रहा है। क्लियर? रेजिस्टेंस बारे में आपके थोड़ा नया हो सकता है, पर आप जानते हैं रेजिस्टेंस कुछ नई चीज नहीं है। तो आपको बोल रहा है 5 एम्पियर करंट जा रहा है, कितने टाइम तक फ्लो कर रहा है? 4 मिनट्स के लिए फ्लो कर रहा है। सबसे पहले आपको ये बताना वैसे कितना चार्ज पास होगा इससे, मतलब 4 मिनट्स के अंदर टोटल चार्ज कितना पास हो जाएगा इससे। फिर आपको ये बताना वैसे कितने इलेक्ट्रॉन इससे पास होंगे। अब कर पाएंगे इसको? बहुत ही सिंपल सा सवाल है, फटाफट कीजिए, फिर अपने इसको डिस्कस करते हैं। हुआ भी सवाल? आइए सवाल थोड़ा देखते हैं। तो मैं ये बोल रहा हूं कि यार जो करंट है, करंट वो है आपके पास में 5 एम्पियर। करंट है वो कितना है? 5 एम्पियर। और मैं जानता हूं वैसे करंट का जो फॉर्मूला आता है वो आता है I इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा टी। सही है ये बात? इसका मतलब क्या? आपके पास में जो I की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, कितनी? 5। कितना चार्ज फ्लो हुआ? डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो हुआ। कितने टाइम के लिए हुआ? 4 मिनट्स के लिए हुआ। 4 मल्टीप्लाई 60। जो चार्ज ट्रांसफर हुआ आपके पास में, क्योंकि ये सब सेकंड्स में रहता है ना आपके पास में, आई क्या आपके कूलम पर सेकंड को आप एम्पियर बोलते हैं। यहाँ पे डेल्टा क्यू बाई टी में आपको डाउट आ सकता है सर यहाँ पे 4 मिनट क्यों नहीं लिया, तो एक्चुअली जो एम्पियर होता है, एम्पियर वो क्या होता है? कूलम पर सेकंड होता है। तो यहाँ पे हमें ये टर्म किस में लेनी पड़ेगी? सेकंड में लेनी पड़ेगी। अब आप यहाँ पे डेल्टा क्यू देखेंगे तो कितना आया? 1200 कूलम। कितना आया बच्चों? 1200 कूलम। मतलब कितना चार्ज पास हुआ इससे? 1200 कूलम चार्ज पास हुआ। क्लियर है ये बात? कोई दिक्कत नहीं है। और ये 1200 कूलम थोड़ा होता है बहुत होता है यार, बहुत ज्यादा होता है 1200 कूलम। आपको मैंने वहां पे दिखा था 1 कूलम भी बहुत ज्यादा होता है, 1200 कूलम तो मतलब बहुत ही ज्यादा हो जाएगा आपके पास। पर एक टाइम इंटरवल कितने में हुआ आपके पास में? 240 मिनट्स के अंदर हुआ, तो 240 सेकंड्स के अंदर हुआ। तो आप देख सकते हैं 1 सेकंड में कितना चार्ज जा रहा होगा। अगर आप देखेंगे 1 सेकंड में, तो अगर आप देखेंगे 1 सेकंड में तो डेल्टा क्यू कितना पास हो रहा होगा आपके पास? दिस विल बी 5 कूलम। तो ये भी अपने आप में अच्छा चल रहा है, मतलब 1 सेकंड में 5 कूलम चार्ज जाना बहुत बड़ी बात है।
क्योंकि एक कूलम में कोरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए आप जब प्रैक्टिकल लाइफ में देखेंगे ना, आपको करंट एम्पियर्स में कम, मिली एम्पियर वगैरह में ज्यादा दिखाई देता है। मान लो पूरे घर का करंट देखेंगे तब वो एम्पियर में आ जाएगा, नो डाउट, पर जो छोटी डिवाइसेस रहती है उसमें करंट क्या रहता है, मिली एम्पियर में रहता है। आप अपने मोबाइल चार्जर में देखिएगा, वहां पे मिली एम्पियर का लिखा हुआ रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड सवाल आपसे ये पूछा गया, ये आंसर आ गया आपके पास, ठीक है। सेकंड सवाल सिंपल सवाल था, फिर हलवा था वो सवाल कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल पास थ्रू इट। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आप से टोटल चार्ज कितना है 1200 कूलम, और एक इलेक्ट्रॉन के पास में कितना चार्ज होता है, सही किया मैंने। अब अभी सोल्व कर लीजिए, तो यहाँ पे आएगा 1200 मल्टीप्लाई 10⁻19 डिवाइड बाय 1.6, ये टर्म ऊपर चलेगी आपके पास, दिस इज 75 मल्टीप्लाई 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, क्या किया, चार्ज पता है उसको, चार्ज सॉरी जो टोटल चार्ज है वो पता है, हमने इसको डिवाइड कर दिया किससे, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। इलेक्ट्रॉन के चार्ज से अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आएगा। कुछ गलती नहीं किया ना हमने, यहाँ पे 10 चला गया, 4 30 और 2 और 15 75 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों आपको ये ध्यान से देखना चाहिए, वैसा अगर आप बोलते हैं कि 1 एम्पीयर करंट जा रहा है, पर 1 एम्पीयर करंट को मूव करवाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका काउंट बहुत ज्यादा होगा। इस वजह से प्रैक्टिकल लाइफ में आपको इलेक्ट्रॉन्स जो करंट है वो भी थोड़ा कम दिखाई देता है। कुछ कुछ डिवाइसेस में आपको 2 एम्पीयर 3 एम्पीयर दिखाई देगा। जैसे हमारे घरों में जो एमसीबीज रहती है, कई बार शॉर्ट होता है, एमसीबी ट्रैप होती है, उन एमसीबीज की कुछ वैल्यू होती है, भाई साहब इस एमसीबी से इतना ही करंट जा सकता है, ज्यादा जाएगा तो ट्रैप हो जाएगी। आपने देखा है, क्योंकि जब शॉर्टिंग होती है तो करंट बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर वो एमसीबी ट्रैप नहीं होगा तो उससे बस आपके घर से इतना करंट फ्लो हो जाएगा, इतना ज्यादा कि हीट की वजह से सारी वायरिंग खराब हो जाएगी आपकी। उस वजह से हम वहां पे एमसीबी लगाते हैं, और उससे बेनिफिट क्या हो जाता है कि जब भी हैवी करंट जाता है वो ट्रैप हो जाती है, सर्किट को ब्लॉक कर देती है। क्लियर बच्चों, ये बात हमने समझ लिया। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आज वाला लेक्चर बहुत सिंपल सा था, कुछ थोड़ा बहुत चीज आपके लिए नई होगी, वो बेसिक हमने आज किया। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा करंट डेंसिटी के बारे में और इन सब चीजों के बारे में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों देखने के लिए।